जितनी भी सब पुरानी विद्याएं हैं वो सारी ये पंच महाभूत जो मैंने लिखे हैं या 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ पर ही चलती है, ठीक है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर या स्काई। अब इन पांचों ये पंच महाभूत मैंने लिखे हैं, इनके हिसाब से आयुर्वेद भी चलता है। आयुर्वेदिक साइंस आप ये जानते हैं 3 मेन साइंसेज हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। एक आयुर्वेद, एक होम्योपैथिक और एक एलोपैथिक। एक नेचुरोपैथी भी है और एक यूनानी भी है। यूनानी और आयुर्वेद का जो बेस है वो यही पंच महाभूत है, वही अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। होम्योपैथी का डिफरेंट है, एलोपैथी का डिफरेंट है। आयुर्वेदिक का होलिस्टिक साइंस है, होम्योपैथी या होलिस्टिक साइंस है। होलिस्टिक साइंस का मतलब है कि पूरी बॉडी को वो चेक करेंगे, पूरी बॉडी को वो करेक्ट करेंगे। अगर आपके आंख में प्रॉब्लम है, दैट डजंट मीन द प्रॉब्लम इज ओनली इन द आई, द होल बॉडी इज इफेक्टेड। ये जो आंख में आपके प्रॉब्लम आई है, ये आपकी जो बीमारी है उसका फॉल आउट है, वो बीमारी नहीं है। जैसे आपकी नली कहीं से कट गई तो उसमें से खून निकल सकता है, खून निकल जाता है। खासकर ये प्रॉब्लम आती है जिन लोगों के डायबिटीज होती है, तो उनकी आँख जैसे आँख में कोई पतली सी जो नली है वो कट जाती है, तो उसको कोआगुलेट कर देते हैं। वो आदमी जब वो आई सर्जन के पास जाना पड़ता है, उसको कोआगुलेट मतलब उसको सिल देता है लेजर से, और उसमें जो खून बहाव आता है उसके थक्के को साफ कर देता है और आदमी को बिल्कुल क्लियर नजर आता है, वो आँख उसकी बढ़िया है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम हुई है वो डायबिटीज की वजह से है। डायबिटीज क्योरेबल नहीं, डायबिटीज का क्योर, डायबिटीज का क्योर एलोपैथी करना भी नहीं चाहती, उसके कमर्शियल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा, लेकिन वो करते ऐसे हैं कि भाई अगर इंसुलिन बननी बंद हो गई है तो इंसुलिन खिलाना शुरू कर दो, पैनक्रियाज को आदत ही पड़ जाएगी, फिर इंसुलिन निकालेगी। दूसरी टाइप होती है जिसमें इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो उसमें तो खैर कुछ किया नहीं जा सकता। बट आयुर्वेद कोशिश करती है कि पूरी बॉडी के अंदर ये शुगर आ गया है, इसको कैसे मैं करेक्ट करूँ, उस तरफ काम करूँ। तो ये मैं जस्ट एक आपको एक एग्जाम्पल दिया। होम्योपैथी डिफरेंट है। होम्योपैथी का मतलब यह एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई अगर जैसे सांप का भी जहर है और अगर आप मरकरी खा लेते हो तो मरकरी भी जहर है, दोनों के काटने से या खाने से आदमी की डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। लेकिन सांप के कटने के बाद भी वही वैसी ही फीलिंग आती है, या मरकरी के काटने के बाद भी वैसी फीलिंग नहीं, मतलब वैसे ही उसके सिम्टम्स होते हैं। तो वो जो मरकरी है वो सांप के जहर को ख़त्म कर सकता है, ऐसा वो मान के चलते हैं। और वो उसमें से इतनी कम मरकरी को पोटेंसी बना देते हैं कि वो मरकरी फिर जो है सांप के जहर से लड़ जाता है, मान के चलते हैं वो, और वो करेक्ट हो जाता है। और ऐसा उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने सफलता प्राप्त की होम्योपैथी। ठीक है, तो हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। तो एस्ट्रोलॉजी पंचमहाभूत पे डिपेंड करती है। इसका मतलब मैंने पिछली बार आपको समझा दिया, पांचों चीजों का मतलब क्या याद है। एस्ट्रोलॉजी भी 5 महाभूत से रिलेटेड है, तो आयुर्वेद भी 5 महाभूत से रिलेटेड, दोनों रिलेटेड। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आयुर्वेद के थ्रू ही समझा जा सकता है, एलोपैथी के थ्रू नहीं समझा जा सकता, पॉसिबल। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम किस तरह से आयुर्वेद को यूज करके आगे डिजीज को डायग्नोस और डिजीज कब होगी और डिजीज कब खत्म होगी, इन पर चर्चा करेंगे। ये बात डायग्नोसिस जो है इट इज वेरी टफ, इवन आफ्टर कैट स्कैन, सीटी स्कैन, MRI, दिस दैट,
डायग्नोसिस कई बार ठीक आता नहीं। इसमें एक ये बात कहने की नहीं है, ये बात कहना भी नहीं हम चाहते, और ये बात गलत भी है। इसका मतलब ये नहीं कि एलोपैथी साइंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसमें और काम करने की जरूरत है। बस हर एक साइंस की अपनी लिमिटेशन, ठीक है। तो अब इसमें आ जाते हैं कि हम कैसे आयुर्वेद को और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करें, और फिर इस तरह से हम कैसे डिजीज के पीरियड को देखेंगे और उसका ठीक करने के पीरियड को जज करेंगे, और ये कोशिश करेंगे पता करने की कि हेल्थ प्रॉब्लम कहाँ हुई। अर्थ जैसे हमने कहा था क्या होता है, अर्थ एलिमेंट क्या है, वेट, शेप और स्टेबिलिटी। हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं उसके अंदर ये तीनों करेक्टर है, वेट भी है, शेप भी है, स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी बिल्डिंग तैयार होती है। इसको हम समझ सकते हैं ऐसी बिल्डिंग से ही कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को दूध पिलाते हैं, और बच्चा वही चीज़ें पसंद करते हैं जो बिल्डिंग में यूज़ होती हैं। बिल्डिंग में चीज़ें यूज़ होती हैं बिल्डिंग की हाइट को बढ़ाने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए। आयरन बार्स, लोहा, सरिया, है ना, स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट, बदरपुर या स्टोन डस्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आयरन हो या स्टील कह सकते हैं, स्टील हो, स्टील बार हो, स्टोन हो, ब्रिक हो, इसमें वेट है, शेप है, स्टेबिलिटी है। और इसके अंदर वाटर डालते हैं, प्लस इसके अंदर जब वाटर डालते हैं तो बिल्डिंग बनती है, ठीक है। और ये अर्थ और वाटर, इसको कहते हैं कफ, आयुर्वेद में इसको कफ कहते हैं। बच्चा क्या खाता है, ब्रेड, सेरेलैक खाता है, ठीक है। अभी हम नेचुरल चीजों की बात कर रहे हैं। जब हम छोटे होते थे तो कहते हैं कि माँ का दूध जो है बेकार होता है। माँ का दूध इसलिए बेकार होता है, मैं वो कमर्शियल एस्पेक्ट की बात आ रही है यहाँ पर, कि माँ का दूध इसलिए बेकार होता है क्योंकि सेरेलैक बिकता नहीं। सेरेलैक तब बिकेगा और डब्बे का दूध तब बिकेगा जब माँ का दूध बेकार कह दिया जाएगा, और टीवी में बार बार आएगा, रेडियो में बार बार आएगा, और सफेद कोट पहन के कोई स्टेथोस्कोप लगा के बोलेगा, या सचिन तेंदुलकर बोलेगा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जब वो बोलेगा बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, और 2.5 किलो का बल्ला उठा के खेलेगा और उसके कमर में दर्द होगी, और बाजरे की रोटी, गुड़ और घी खाने वाला आदमी, उसका नाम महाराणा प्रताप, 26 किलो की 2 तलवार, 42 किलो का भाला, 84 किलो का बख्तर बंद पहन के सारा दिन लड़ेगा। ना उसके कमर में दर्द होती है, ना उसके पीठ में दर्द होती है, समझ में। तो जो प्रोडक्ट की कमर्शियलाइजेशन सेपरेट इशू है, उस पर हम नहीं जा रहे, उसको छोड़। महाराणा प्रताप कभी भारत रत्न नहीं हो सकता, कमर्शियल आदमी भारत रत्न होगा, उस पर हम नहीं जा रहे, हमारा कोई मतलब नहीं उससे। हम प्रोडक्ट समझने हैं कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है। अर्थ और वाटर के अंदर जो बेसिक प्रोडक्ट है वो है वीट, ब्रेड के अंदर वीट, और इसमें वाटर डलेगा, या राइस और वाटर डलेगा, क्योंकि चावल के अंदर जब तक पानी नहीं डालोगे तो चावल बनेगा कैसे। चावल आप कच्चा नहीं खा सकते, पानी में भी डाल के नहीं खा सकते,
ब्रेड में पानी डाल के नहीं खा सकते, मतलब आटे के अंदर पानी डाल के नहीं, उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा, फायर से क्या होता है, फायर इज लाइट, इसके अंदर वेट नहीं होता। वाटर के अंदर क्या होता है, वेट होता है, लेकिन फ्लूइडिटी होती है। इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, फ्लूइडिटी होती है, वो चलेगा और इसके अंदर वजन होगा। अर्थ के अंदर क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी, वेट होगा और शेप होगा। वाटर के अंदर शेप भी नहीं होगी, वाटर को मैं गिलास में डाल दूंगा तो शेप नहीं होगी। लेकिन मैं अगर गेहूं के अंदर पानी डालूंगा तो मैं खा नहीं सकता। अब मेरे को उसको लाइट करना है, तो लाइट करने के लिए मेरे को उस पेड़े को बेल के तवे पे डालना पड़ेगा। उसको हीट जब तक नहीं दूंगा वो लाइट नहीं होगा, जब लाइट होएगा तभी मैं खा सकता हूँ। इस तरह से चावल को भी जब तक बॉयल नहीं करूंगा तब तक वो पचेगा नहीं। इस तरह से सिर्फ मिट्टी डालने से नहीं होगा, ब्रिक को आपको बनाने के लिए हीट करना पड़ेगा। ब्रिक कैसे बनेगी, मिट्टी, अर्थ, वाटर एंड हीट, तब बिल्डिंग बनेगी। बच्चे का जो पसंदीदा खाने की चीजें वो है रोटी या चावल, और उस पर आप घी डाल दो या उस पर मक्खन डाल दो या उसको दही दे दो, वो खाए। और इसमें मीठा डाल दो, स्वीट। राइस याद रहना चाहिए आपको, राइस भी स्वीट है, व्हीट भी स्वीट है, बटर भी स्वीट है। तो जितनी भी स्वीट चीजें होती हैं वो हाथ में ले सकते हो या फिर आप कफ ले सकते हो। सारी की सारी चीजें कफ है, कफ प्रकृति की मीठी। दूध भी बच्चा पी लेगा, लेकिन जब तक उसमें मीठा नहीं डालोगे नहीं पिएगा। जितना स्वीट ज्यादा कर दोगे उसको ज्यादा पसंद है। पहले नॉन कमर्शियल से पहली बात तो गुड़ खाते बच्चे, गुड़, गन्ने का जूस, मीठा उसमें। अब डिफरेंट हो गया, अब क्या है, मैगी, नूडल्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, और क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक, टॉफी, गोली। अब फर्क हो गया इसमें, अब प्रोडक्ट का विनसीकरण हो गया और प्रोडक्ट की जो को रिफाइन कर दिया उन्होंने, तो प्रोडक्ट की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो खत्म। अब बच्चे मोटे मोटे होते हैं, अब बच्चों में वो फुर्ती नहीं है, सारा दिन बैठ के अंगूठों की एक्सरसाइज करते हैं, या छोटा भी लेते हैं। अंगूठे की एक्सरसाइज या तो सर मोबाइल से है या रिमोट से। पहले बच्चे वो बाहर पतंग उड़ाते थे, या कच्चे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, पकड़न पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, या वो भाग दौड़, एक दूसरे को पकड़ना, कुश्ती, ये नॉर्मल गेम्स, ठीक है ना। तो जैसा प्रोडक्ट अंदर जाएगा वैसा ही उस जो ये बर्गर और पिज्जे से स्लगिश हो जाएगा, तो इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमने ये देख लिया कि जो भोजन में जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब तक बिल्डिंग उसकी खड़ी हुई है, उसके पसंदीदा जो फूड है दैट इज व्हीट, राइस, या मोटे तौर पे आप कह सकते हो स्वीट, मोटे तौर पे स्वीट, दैट्स ऑल। व्हीट राइस के साथ आप दूध डाल दो या वो मक्खन डाल दो, मेनली इट इज स्वीट। अब जब वो बिल्डिंग बड़ी हो जाती है, वाटर और फायर, दिस इज पित्त। जब ये बिल्डिंग बड़ी हो जाएगी, 16 साल की, 18 साल की हो जाएगी, तब टेस्ट बड बदलने लग जाएगा, टेस्ट बदलने लग जाएगा। अब लड़का बोलेगा सिगरेट पी के देखता हूँ कैसा लगता है, दैट मीन्स ट्राई। एक हाथे आग तो दूजे हाथे वाग, ठीक है। खूब रंग मिलेगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, हम तुम और हमारा विजय माल्या।
अब उसको अल्कोहल में इंटरेस्ट आने लग जाता है और उसको सिगरेट में इंटरेस्ट आने लग जाता है। वही बच्चा जो मम्मी से जफ्फी पा के, पापा से जफ्फी पा के रोया करता था, जिद किया करता था, अब वो मम्मी पापा के पास बैठा नहीं। अब वो कहता है पापा मेरे को मोटरसाइकिल दे लो और मैं उसको मोटरसाइकिल करके चलाऊं। अब उसमें फायर आ गई, आग, जिगर में बड़ी आग है। कहते हैं गर्ल्स आर हॉट, बॉयज आर कूल। ठीक है, फिर वो लड़की पीछे बिठाया और वो मोटरसाइकिल आया, लड़की बस स्टॉप पे खड़ी हुई तो आसपास मोटरसाइकिल को चला के दिखाया। मैं चला लेता हूँ। हाँ, चला लेता हूँ। समझ रहे? तो ये पित्त प्रवृत्ति है। वाटर और फायर, टेस्ट बड उसके बदल चुके हैं। सिगरेट और शराब की तरफ इंटरेस्ट बनता है और किन किन चीज़ों पे इंटरेस्ट बनता है। ये तो खैर व्यसन हो गए, मैंने व्यसनों की बात की। व्यसन की बात अगर हम नहीं भी करें तब भी जो नॉर्मल खाने का जो इच्छाएं करती हैं लड़कियां, कहाँ मिलती हैं? मैं तुझसे मिलने आई गोलगप्पे खाने के बाद। तो अब वो टेस्ट जो है वो करता है कि मैं मसाले वाली चीज़ें खाऊं। मसाले वाली चीज़ें कौन सी होगी? जिंजर, गार्लिक और मसाले क्या हो गए, स्पाइसेस। अभी हो जाएगा गोलगप्पे, पापड़ी, चाट, इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर दाल रोटी भी खाएंगे तो हरी मिर्च साथ में इच्छा करेंगे। बच्चा हरी मिर्च नहीं खाता, भागता है। जैसे बच्चा जवान होगा तो वो हरी मिर्च की इंटरेस्ट हो जाएगा उसको। चटनी खाए, चटनी। ठीक है सर, इस समय पे ये हो जाएगा। और लड़कियां गोलगप्पे खाएंगी, लड़के क्या खाएंगे? नेशनल फूड क्या है पंजाब का? बर्गर। नहीं, आजकल बता रही बटर चिकन। बटर चिकन सर, बटर चिकन। बटर चिकन, बटर चिकन में क्या डालेगा सर? कोई मसाले डालने, मसाले शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, इसके अंदर मसाला कूट के मसालों का टेस्ट है। मसाला पनीर में कोई टेस्ट नहीं, चिकन में कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें टेस्ट होता है। ठीक है, ये बात है। फैंसी का ज़्यादा टेस्ट हैं? टेस्ट पनीर और इसका फैंसी। हाँ, कोई नहीं टेस्ट। पनीर में क्या टेस्ट है? वो दैट इज ब्लैक। पनीर को जान करके तड़का बना लो, उसमें आलू डाल दो, फिर बना के देखना। जब पनीर लेके आते हैं तो बनाने की एफिशिएंसी लागू होती है, आलू को लिए तो मारो या टाइम पास कर। आलू पनीर का टाइम पास। मेरे कहने का मतलब है अगर पनीर को जान करके आप तड़का बनाओ, हाँ, तो पनीर आपको फ्रिज में मिला नहीं, आप आलू बनाओ तो पनीर से बेटर बनेगी। हाँ, आलू का टेस्ट, आलू में स्वीटनेस है। मतलब जितनी जैसे मीट बनाया या आपने पनीर बनाया, महंगी या बड़ी चीज लग्जरी चीज बनाई, तो आपकी बनाने की एफिशिएंसी उतनी बेटर होती है। आलू को क्या तो प्याज भी नहीं पाते कई बंदे, तो आलू बनाने 2 मिनट या टाइम पास करके। हाँ, वो बात है। टेस्ट जो सारा वो बात आती है। अब क्या है कि जो बचपन है, जब हम आ रहे हैं 15-16 साल तक, तो बच्चा जाता है मम्मी मम्मी, पापा पापा, यहाँ चला जाओ वहाँ चला जाओ, बड़ा आज्ञाकारी होता है, रोता बोलता है और हर जगह से लीक होता है। बिल्डिंग जब बन रही होती है, पप्पू भाई साहब आप तो बिल्डिंग बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते। बिल्डिंग बनाते हैं, तराई बहुत करनी पड़ती है उसमें, और हर जगह वो जो बिल्डिंग होती है उसमें पानी चोरा होता है। जितना ज्यादा चोएगा उतनी जितना ज्यादा चोएगा उतना ज्यादा बढ़िया है, पक्का है। ठीक है, और बच्चा जो है छोटा हर जगह से चोता है, आंखों से भी, मुंह से भी, पिछवाड़े से भी, हर जगह से। और जब छोकरा बड़ा हो जाता है, अब वो चोना चाना सब बंद हो जाता है। लड़की भी जब बड़ी हो जाती है, उसका भी रोना धोना बंद हो जाता है। अब क्या होता है, जो बिल्डिंग जी जब एक हाइट अटेन कर लेती है, उसके बाद पप्पू भाई साहब क्या लगाते हैं बिल्डिंग के ऊपर? चूना। ड्रेसिंग चूना लगाते हैं ना, चूना। लड़की 16-18 साल की होगी तो क्या करेगी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है,
तो वो डेंटिंग पेंटिंग करवाएगी हर जगह जाकर, सुर्खी लगाएगी, बिंदी लगाएगी, नेल पॉलिश लगाएगी, फालतू की काट जाट कराएगी। ठीक है। लड़के भी कराते हैं आजकल, उनका इंटरेस्ट होता है पेडिक्योर मैनिक्योर। हाँ भाई देख यहाँ से यहाँ थोड़ा सा काला हो गया। और क्या लगाएगी, फेयर एंड लवली। ठीक है, अभी गाना आ रहा पिक्चर में। वैसे ना तो मैं हूँ शीला, ना हूँ मैं मुन्नी, मैं हूँ बबली, क्योंकि मैं लगाती हूँ फेयर एंड लवली। तो वो जो है, ये चूना होता है, ये गर्म होता है, फायरी होता है। चूना जैसे पानी में डालो गर्म आग निकली। आग निकल। तो ये पित्त प्रवृत्ति है। उस समय पित्त प्रवृत्ति, बिल्डिंग की भी पित्त प्रवृत्ति है, लड़की और लड़का जब यंग होते हैं उनकी भी पित्त प्रवृत्ति है, खाना पीना भी पित्त प्रवृत्ति, और ये जो सब है पित्त प्रवृत्ति अट्रैक्ट करे लोगों को। एसिडिटी भी सर उस टाइम में ज़्यादा होती है। और एसिडिटी होती है। इस समय पे जो कफ प्रवृत्ति है, जो बच्चा छोटा है तो पेचिस रह जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर जगह से लीक करता है, तो पेट हमेशा खराब रहता है, तो वाटरी बीमारी होती है, पानी से रिलेटेड पेट खराब है। और जब आज बच्चा 18-20 साल उससे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, जब तक वो यंग होता है मेरी तरह, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, ये नेचुरल है, ये होगी, ये अगर है तो नॉर्मल है। तंग बहुत करती है, तंग होता है, ये नॉर्मल है। इसको कैसे ठीक करते हो अलग बात है, वो आयुर्वेद बताती है, लेकिन ये नॉर्मल है। इस समय पे एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आता है बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वो पित्त प्रवृत्ति नहीं है, वो जो होगी वात प्रवृत्ति। पित्त को अंग्रेजी में कहेंगे बिलियस। बिलियस बात हो जाएगी भिंडी। अब जब बुढ़ापा होगा तो बुढ़ापे में क्या होता है, स्टेबिलिटी हिलती है। एयर में स्टेबिलिटी नहीं होती, पानी में भी स्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन पानी में और एयर में बड़ा फर्क है। एयर में तो बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी है, वाटर से कंपेयर नहीं कर सकते। और इसमें आवाज बहुत होती है, आवाज बहुत, ठीक है, बुढ़ा खांसता रहेगा हमेशा। दूसरा सुखाती है, वो एयर सुखाती है, ड्राइनेस होती है। तो चेहरा जो है उसमें त्रेड़े पड़ने लग जाएंगे, ज्वाइंट सूखने लग जाएंगे, बिल्डिंग में भी त्रेड़े पड़ने लग जाते हैं। जब बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी तो उसमें क्रैक्स पड़ते हैं, तो बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जिस तरह से बैकबोन टेढ़ी हो जाती है। नेचर और आदमी में देखो कितना सिमिलरिटी। ये सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं है, ट्रीज में भी वैसी है, पेड़ पौधों में भी वैसी है, क्लाइमेट भी वैसा है। बुढ़ापे में फिर टेस्ट बड चेंज होने लग जाता है। अब पसंद आता है करेला, दारू फिर नहीं छूटती। ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा कम हो जाती है तो ऊर्जा दवाई चाहिए। अच्छा, सर मेडिसिनल पर्पस के लिए, सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए मात्र 2, 4, 5, 10 पैक। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर मिक्स प्रवृत्ति है, पित्त भी है वात भी है। दारू में दोनों है, पित्त भी है वात भी है। दारू पीने से क्या होता है, आदमी में जोश बढ़ जाता है, फायर आएगी, लेकिन स्टेबिलिटी करती है। तो एरी भी होता है और फायरी भी होती है। दारू में दोनों पर चीजें, एरी भी है, फायरी भी है। ठीक है, दारू में एरी एंड फायरी। सब कड़वी होती है, बुड्ढे कम पी के हिल जाते हैं। कड़वी नहीं होती। कुछ टाइम बाद कड़वी लगनी भी बंद हो जाती है। कुछ दिन बाद कड़वी लगनी भी बंद हो जाती है, बिल्कुल कड़वी नहीं होती। कड़वाहट अच्छी लग रही है। ये मुझे नहीं पता, मैंने तो पी नहीं, आप बता रहे हैं। कड़वी नहीं होती, नहीं होती। टेस्टी होती है, बल्कि जूस तो इतना लगती है। कैसी होती है सर?
Difficult to explain. डिफिकल्ट इतनी अच्छी होती है। तो जो दारू का कड़वापन है ये उसकी एरी प्रवृत्ति है। जो भी चीज कड़वी होगी वो एरी होगी। जैसे एंटीबायोटिक कड़वा होता है, कड़वा उसको खाओगे आपका दिमाग घूमने लग जाएगा, राउंड चक्कर आने लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर एंटीबायोटिक खानी है तो खाना खाने के बाद खाना, हमेशा डॉक्टर ये बोलते हैं। और एक एंटीसिडिक की गोली ले लेना, सुबह एंटीसिडिक एसिडिटी भी पैदा करता है। तो जो दारू है उसमें दोनों प्रवृत्ति है। करेला, नीम, गिलोय ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये अगर आप खाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एंटीबायोटिक नेचुरल ले लेंगे तो आपको बैक्टीरिया वायरस कम असर करेंगे, ठीक है। अब सेम ही हमारा फूड, मैंने आपको बता दिया डिफरेंट फूड की डिफरेंट प्रवृत्ति क्या है और डिफरेंट एज की डिफरेंट प्रवृत्ति क्या है। और बुढ़ापे के अंदर जो नॉर्मल सी जो चीज़ होने वाली है, क्योंकि अब एजिंग फैक्टर इतना हो गया और बंदे ने जाना ही है, तो ड्राइनेस होने लग जाएगी, तो आर्थराइटिस नॉर्मल है, ऑस्टियोपोरोसिस, कफ प्रवृत्ति खत्म हो रही है, एयर प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है, फाउंडेशन हिलने लगी है, तो स्टेबिलिटी देने के लिए लाठी उठानी पड़ती है। अपना वेट नहीं उठ रहा, अपना वेट ही नहीं उठ रहा। और क्या है कि अल्जाइमर डिजीज, भूलना, डिमेंटिया और पार्किंसंस, डिमेंटिया जो आजकल बड़ा Dementia. डिमेंशिया। तो ये नेचुरल है। एक एज के बाद अगर हो रहा है तो ये नेचुरल, ये होगा, हो सकता है, ठीक है। अब हमें इससे बचने के लिए क्या खाना है पीना है ये आयुर्वेद बताती है। कमर्शियल चीजों पे नहीं जाते। कमर्शियल चीजों में भोज्य पदार्थ है ही नहीं, उसको बैक्टीरिया भी नहीं खाता। मैकडोनल्ड के बर्गर को बैक्टीरिया नहीं खाता। आप कुत्ते को खड़ा कर दो और खाने ना खाने वाली चीजें उसके सामने रख दो, वो खाने की चीज निकाल के उसमें से खा लेता। इस तरह से बैक्टीरिया भी अपने खाने की चीज ढूंढ लेता, उसी पे बैठता है। मक्खी भी मीठी चीज पे बैठती है। लेकिन आदमी कमाल का है, उसको नहीं पता खाने की चीज कौन सी है, वो मैकडोनल्ड में जाता है। तो खाने की चीज नहीं है लेकिन वो मैकडोनल्ड में खाता है। ये कमर्शियलाइजेशन हो जाती है। आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टीवी बताता है क्या खाना है। लेकिन अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं ये डाइजेशन और आपके टेस्ट बड बताएंगे कि आपने क्या खाना है। आपको भी वैसे ही भगवान ने बुद्धि दी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम यूज नहीं करते, इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज है। वो मक्खी जैसा नहीं है, बैक्टीरिया जैसा नहीं है, कुत्ते जैसा नहीं है, गधे जैसा नहीं है, गाय जैसा नहीं है, भैंस जैसा नहीं है, सूअर जैसा नहीं है। हमारा दिमाग तेज है, इसलिए हमें पता चलता है। विंटर से शुरू करते हैं, आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा। विंटर से शुरू कि हमें क्या खाने की इच्छा करती है, हम खाते क्या अलग बात है। आजकल शादियों में विंटर्स के अंदर जो फ्रूट मिलते हैं वो मिलते हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, खरबूजा, तरबूज। खरबूजा तरबूज किस समय पैदा होते हैं सर? गर्मी उसके अंदर क्या कंटेंट ज्यादा? वाटर ही है, बस कुछ नहीं है उसमें। It just contains water, nothing else. 80% is water. Means इसमें वाटर ही वाटर है, कुछ खास नहीं। सर्दियों में वाटर पी के क्या करना है? खरबूजा तरबूज खाने की इच्छा कब करनी है हमको? गर्मी में करती है। ककड़ी घिया खाने की इच्छा कब करती है? गर्मी। सर्दियों में क्या करती है? बड़ा ही सिंपल है। लोहड़ी होती है, लोहड़ी 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 में क्या क्या चीज डालते हैं हम? बड़ी लकड़ी, भारी लकड़ी। तो भारी लकड़ी तो होगी अर्थ होगी, तो हमारे खाने में होगा वीट। लकड़ी के ऊपर क्या डालते हैं? घी। तो वीट प्लस घी क्या बन गया जी? पराठा।
और क्या डालते हैं उस पर? रेवड़ी। लोहड़ी में क्या डालते हैं? रेवड़ियाँ डालते हैं और फुल्ले डालते हैं और पत्ते डालते हैं, कागज भी डाल देते हैं और फिर कपूर डाल के आग लगा। तो एक घी डालना वीट पे, इसका मतलब पराठे खाने, घी रिच घी। एक गजक खानी, मूंगफली प्लस ड्राई फ्रूट हो गया। तो तिल खाने, तिल की गजक खानी है, ड्राई फ्रूट खाने हैं, गुड़ खाना है और पराठे। और जो हल्के पत्ते हैं तो मतलब उस समय की जो मौसमी फ्रूट और सब्जियां वो भी खानी है, या लाइटर। और ये पृथ्वी खुद ही पैदा करती है जमीन पे, अपने आप पृथ्वी को पता है कि उसने क्या पैदा करना है और आपके टेस्ट को पता है कि आपने क्या खाना है। अपने आप को अपने आप आपको खुद ही गजक खाने की इच्छा होगी, खुद ही आपको काजू बादाम किशमिश खाने की इच्छा होगी, अखरोट खाने की इच्छा होगी। और गर्मियों के अंदर अगर आपको गजक रख दिया आपके सामने, नाम ही सुन के लगता नहीं यार, गर्मी लग रही है, ठंडा पानी बना ले, नींबू पा दे, शिकंजी बना ले, फिर बॉडी बता रही है मैंने क्या करना है। क्यों? पानी खत्म हो रहा है, इसमें क्या एनर्जी चाहिए, ये सारी एनर्जी वाली चीजें, वीट घी पराठा बन गया, गजक ड्राई फ्रूट्स, सब में इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। और जो ब्लड होता है हमारा, जब हमें सर्दी लगती है तो हमारे ब्लड के वेन्स यहाँ से पतली हो जाएंगी, ब्लड सारा का सारा पेट में आ जाता है, हमें ठंड लगती है ऐसे, तो ये जठराग्नि और डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है। क्या नाम? डाइजेस्टिव फायर। और अगर डाइजेस्टिव फायर ठीक है तो वो हैवी फूड को पचा लेती है। और गर्मियों के अंदर ये डाइजेस्टिव फायर कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जितनी भी ब्लड की नालियां हैं ये बाहर आ जाती है, नालियां आपकी ऐसे बड़ी बड़ी नजर आने लगती है, जो सर्दियों के अंदर ऐसे डिलीट हो जाती है। सर्दियों के अंदर इसीलिए जो खून जो स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है, घी तेल ऊपर से लगाना पड़ता है, और गर्मी के अंदर स्किन ऑयली हो जाती है। पानी वाटर कंटेंट बॉडी का खत्म हो जाता है, जमीन को पता चल जाता है पानी बॉडी का वाटर कंटेंट बॉडी का खत्म हो रहा है, खरबूजे तरबूज ककड़ी घिया पैदा होने लगी। तो गर्मी के अंदर क्या खाना है? छाछ और तरबूज, और वीट की जगह पे राइस, चावल आपको ज्यादा अच्छा लगने लगेगा अपने आप को। चावल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा, बॉइल्ड राइस, फुल्का, जो लोग वो खाते हैं क्या नाम है, गेहूं खाते हैं तो वो फुल्का बनाते हैं। पराठा पसंद नहीं आता, घी डाल के वो अच्छा फील नहीं आता। लेकिन इसके बीच में स्प्रिंग सीजन होता है, जैसे स्प्रिंग सीजन होता है सर्दी से गर्मी के बीच में, अब कफ आने लग जाती है, खांसी जुकाम होने लग जाता है। सर्दियों में खांसी जुकाम नहीं होता, ये वसंत ऋतु में। डॉक्टर बताते हैं पोलन ग्रेन्स आ गए, पोलन ग्रेन्स नहीं आए। जो इतना कफ खाया था, अब सूरज गर्म हो गया, वो कफ अब पिघल के नीचे गिर रहा है। इसलिए बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है, एक व्रत रखने को कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखना। तो ये कफ काफी इकट्ठा हो गया, व्रत रखने से जो कफ है वो एक दिन थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा। ये संस्कृति भी आगे हमारी भारतीय संस्कृति। गर्मियों के बाद अब बरसात आ जाती है। बरसात में डॉक्टर ये बोलता है बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गया। बैक्टीरिया एक्टिवेट नहीं हो गया, हमारी बॉडी की जठराग्नि कमजोर हो गई, अग्नि खत्म हो गई। जो फायर सर्दियों में थी, सर्दियां वाज भी हेल्दी सीजन। डॉक्टर वेले बैठ जाते हैं, या वो कहते हैं सर्जरी इस दिन करा लिया करो, क्योंकि इस समय पे बॉडी की जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता सबसे स्ट्रांग होती है, क्योंकि बॉडी की अग्नि अच्छी होती है। जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर गर्मियों में और कम हो जाती है,
वसंत ऋतु में ठीक रहती है, गर्मियों में और कम हो जाती है, बरसातों में और खत्म हो जाती है। तो जठराग्नि जितनी खत्म हो जाएगी, बीमारी पकड़ने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती, पानी पीते हैं प्यास नहीं बुझती, उमस सी होती है, खाना खाने की इच्छा नहीं करती। इस समय पे करेले खाने आप नीम, करेले, गिलोय जितने हम खाएंगे, एंटीबायोटिक चीजें खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी, नहीं तो हमको वायरल फीवर पकड़ लेता है। आइडिया हो सर कब क्या खाना है, इस समय भी नहीं खाने आपको। बादाम, बादाम पैदा ही नहीं करती जमीन, पैदा ही नहीं करती। नॉन वेजिटेरियन कब खाना है, जब आपकी जठराग्नि स्ट्रॉन्ग है। कहाँ खाना है, किसको खाना है, जहाँ की जमीन में वेजिटेशन ही नहीं है उसको तो खाना ही है। हमारी हिंदुस्तान की जमीन तो सोना पैदा करती है। हमारी जमीन जो कि सोना पैदा करती है, हमारे लिए वेजिटेरियन फूड इज द बेस्ट। जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो पचा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन को हम नहीं पचा सकते उतना अच्छा। हमारे लिए गाय माता है, उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो गाय देसी गाय है उसके पीछे से निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं, पंचगव्य, वो अमृत है। तो गाय का जो घी है ये गोल्डन होता है। अब ये थोड़ा सा हटके है, अभी तक तो मैंने बात की, ये गोल्डन होता है और जितनी भी येलो और गोल्डन चीजें होती हैं वो सभी चीजें एंटी कैंसरस होती हैं। ये पता चला अभी अमेरिका से। अमेरिकन्स और इंग्लिश हमें बता रहे हैं कि गाय का घी सबसे बेस्ट है। But it's not valid for the उसका दूध भी same thing, दूध से बनता है घी। नहीं, दूध से बनता है, लेकिन घी में बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है। घी, इसको घी के, गाय के घी के जो बनाने का जो तरीका है उससे ऐड हो जाता है, उसका तरीका है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। पहले उसको दूध को हम दही बनाते हैं, क्रीम निकालने का तरीका गलत है। दूध से पहले हम दही बनाते हैं, दही को भिगोते हैं, उससे मक्खन निकलता है। जो छाछ है वो लाइट होती है, क्योंकि उसके अंदर जब आपने उसको झगते हैं ना तो उसमें एयर भी आ जाती है, तो उसका लाइट हो जाती है। वो आपने अलग से निकाली, वो आपने पी ली जब गर्मी आती। अब जो है जब उसका मक्खन निकाला, जब आपने उसको हीट किया तो बटर इज हैवी टू डाइजेस्ट बट घी इज लाइट टू डाइजेस्ट। तो घी की जो कंटेंट है दूध के कंटेंट से डिफरेंट है। वो कंटेंट को रहेंगे, इसमें कैल्शियम है, इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन फलाना है। मैं तो विटामिन और घी की बात ही नहीं करूँ। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की बात कहाँ की मैंने आपको जितनी बात मैंने बताया कि सर्दियों के अंदर आपको संतरा इसलिए खाना चाहिए कि उसमें विटामिन सी होता है ना। मैंने बोला सर्दियों के अंदर जो फ्रूट दे रहा है जमीन वो खाना है। मैंने तो विटामिन सी की बात ही नहीं करी, मैंने तो बोला ही नहीं आयरन खाना है। मैं कहा वो जमीन जो है सर्दियों में सेब उगा रही है, खा लो। मैं तो कहा ही नहीं गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो तो अर्थ एलिमेंट है। इसीलिए जो घी का एलिमेंट है वो डिफरेंट है, दैट इज वेरी लाइट। गाय का घी ठंडा होता है, तासीर उसकी ठंडी होती है। It is lightest to digest and it contains beta carotene, which is anti-carotene, which is anti-cancerous। और जितनी भी येलो चीजें हैं वो भी एंटी कैंसरस होती हैं, लेकिन गाय का घी अमृत है। गाय का जो मूत्र है वो भी अमृत है, गाय का जो गोबर है वो भी अमृत है, और दही और दूध तो है ये पंचगव्य। ठीक है। अब आ गया इसके बाद डाइजेस्टिव फायर और बीमारी। अब हम बीमारी को पकड़ेंगे।
कि बीमारी कब होती है और कैसे होती है। बीमारी एक तो आपके जेनेटिक्स की वजह से होगी, ऐसे करते हैं हेरिडिटरी और क्लाइमेटिक कंडीशन, और लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। ठीक है, अगर हम रात को जागते हैं दिन को सोते हैं तो हमें डिप्रेशन होगा। अगर आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं सूरज उगने के साथ साथ, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। जो काम आप 5 बजे उठने के बाद 10 बजे तक कर लोगे, वो 10 बजे तक, रात 8 बजे तक आपकी एफिशिएंसी नहीं बनेगी। एक तो फोन बुला रहे जो 5 से 9 बजे तक आप कर लोगे, उसके बाद फोन आपके इतने मिलेगा, दिन में आप काम नहीं कर रहे, उसके बाद प्रोडक्टिविटी बनती है। ये वजह है। और फूड हैबिट पे तो अभी बात हो ही जाएगी, और लाइफस्टाइल और फूड हैबिट अभी आपको क्लियर समझ में आने के बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये हाउस नंबर 5 है, जिसको हम कहते हैं स्टमक या डाइजेस्टिव फायर। ये जगह इसको कहते हैं जठर। स्टमक की ये जगह जो होती है नीचे की, इसको कहते हैं जठर। जब आपको भूख लगती है तो जठर अग्नि पैदा होती है इसमें। ये जो अग्नि है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर की, जो हमें बीमारी नहीं होने देती। जो हम बहुत देर खाते नहीं है तो हमारे पेट में जलन सी होती है, ये इसको जठर अग्नि बोलते हैं। इसमें क्या है कि स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, लिवर से बाइल जूस, स्टमक से जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और उससे आग पैदा होती है। ये पित्त आ गया, वाटर एंड फायर। उसमें एसिड भी होता है, वाटर लिक्विड विद एसिड। और ये अग्नि पैदा होती है जिससे हमें खाना खाने की इच्छा होती है। अगर हमने ढंग से खाना खाया, तो जैसा मैंने आपको बताया कि गर्मी के अंदर तरबूज खरबूजे खाए, हल्का सा फुल्का खाया, तो हमारे यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और ठीक से हो जाती है तो ये हमारे इंटेस्टाइन में आती है। ये है इंटेस्टाइन। ये आ गया हमारा हाउस नंबर 6। ये 5 हाउस नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये हाउस नंबर 5, ये हाउस नंबर 6 इन एस्ट्रोलॉजी, एंड दिस इज हाउस नंबर 8 इन एस्ट्रोलॉजी। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। Small intestine house number 6, 8 is large intestine house number 8। ये एनस भी जो होती है, ये भी जो है, ये भी हाउस नंबर 8 है। ठीक है, और ये टॉप में है हाउस नंबर 1, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
अगर आपने भोजन सही पचाया तो छठे हाउस से जो इंटेस्टाइन है उसमें से जो फूड है प्रॉपरली जाके आपके खून के अंदर चला जाता है और आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर आपने प्रॉपर फूड नहीं खाया तो फिर ये फूड न्यूट्रिशन पैदा नहीं करता, ये आंव पैदा करता है। फूड रस रस आंव ब्लड के बाद मसल मांसपेशी फैट बोन मैरो ये आंव पैदा करती है। आंव जो होती है ये चिपचिपा पदार्थ होता है। ये चिपचिपा पदार्थ जो है ये इंटेस्टाइन में भी आके चिपक जाता है और आगे नहीं जाता, आगे नहीं जाता। और सुबह जो है मुश्किल होती है। जैसे ऐड आती है कि वो कैसे कहते हैं, डोमिनोज का पिज्जा बन के आता है टीवी में। फिर इसके बाद आता है आमिर खान, सलमान खान आ जाते हैं, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। फिर जब पिज्जा खाते हैं हम, या तो डंडा मार के अंदर करना पड़ता है, ये अंदर जाता नहीं, या फिर उस पर पेप्सी भी नहीं बनती। जब वो अंदर जाता है वो चीज़ भी चिपचिपा होता है, तो यहाँ के वो फंस जाता है। फिर वो पहले होती है आहा, सवेरे होती है ओहो, 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 लेकिन वो निकलता नहीं और काफी टाइम नहीं निकलता। वो फंसता कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ फंसता है वो इंटेस्टाइन के अंदर, और सबसे ज्यादा वो यहाँ फंसता है। ये आप देख रहे हैं, ये इंटेस्टाइन यूज आती है, फिर ये आ जाती है। ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफी लूप में रहती है, और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बस ये सी या उल्टे यू की तरह होती है। इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, इसको कहते हैं ट्रांसकॉलन। ये जो है यहाँ फंसते हैं। इंटेस्टाइन कोशिश करती है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट ऐसे ऐसे होती है कि वो किस तरह से आगे जाए, लेकिन वो तो है मैदा, पिज्जा, और वो डोमिनो ने बनाया और पिज्जा हट में बनाया, और वो यहाँ ही फंस जाता है, यहीं से नीचे नहीं जाता, छाती पे जाके जम जाता है। और जो डाइजेस्टिव फायर है उसको हम आग को पेप्सी पी के ठंडी कर सकते हैं। ठंडी करने से क्या होता है कि वो जो है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट ना होने से वो जब यहाँ आ जाते से आगे निकलने की कोशिश करता है इंटेस्टाइन में, तो फंस के चलता है। इसलिए सवेरे ओहो वाली फीलिंग आती है, ओहो ओहो ओहो, ये वाली आती है, फिर और ऐसे वाली आती है। वो इसी वजह से वेजिटेरियन फूड जो नॉर्मल हम घर में बनाते हैं, नॉर्मल चपाती, दाल और थोड़ा प्याज साथ में खा लें, या ककड़ी खीरा खाते हैं, उसकी अगर हम नॉर्मल पैदल चलते हैं में 10 से 12 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते उसको डाइजेशन पूरा होने में। अगर आपकी डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, सुबह आप सैर करते हो, शाम को भी घूमते फिरते हो, सुबह जो आपने खाया है शाम को क्लियर हो जाएगा, सवेरे तक वेट करने की जरूरत नहीं, और रात का खाया हुआ सवेरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो पिज्जा होता है ये आहा, ये ओहो पैदा करता है। 48 आवर्स टू 72 आवर्स है, और जो नॉन वेजिटेरियन है 48 आवर्स टू 72 आवर्स है। नॉन वेजिटेरियन 48 से 72 घंटे, खासकर बीफ या ये रेड मीट, बाकी जो है ये बकरे का है। इसलिए जो यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो है कोलन कैंसर है, क्योंकि यहाँ वो ओहो ही रहते हैं,
आहा कभी नहीं आते। Red meats. रेड मीट्स, चीज, बर्गर्स, पिज्जास एंड देन कोल्ड ड्रिंक टेकन। जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हमें भोजन करना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर का करना चाहिए, उसके करने के बजाय हम चिल्ड पेप्सी पीते हैं, ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, उसके ऊपर गर्म कॉफी पी लेते हैं। क्या करते हैं? जब हम शादी ब्याह में जाते हैं सबसे पहले चाट पापड़ी खाते हैं, फिर उसके बाद पनीर या बटर चिकन खा के उसके बाद दाल खा लेते हैं क्रीम वाली, फिर उसके ऊपर आइसक्रीम खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके ऊपर कॉफी पीते हैं। क्या कर रहे हैं हम अपने शरीर के साथ? जिसके यहाँ खाने गए उसका क्या कर रहे हैं सोचते हैं हम, अपना क्या कर रहे हैं नहीं सोचते। कॉफी पी रहे हैं, कॉफी, पैसे वसूल करने के लिए गए हैं। कॉफी पी रहे हो, कॉफी इज अ ड्रग, तो पीनी नहीं चाहिए भाई। कॉफी ने करना क्या? उसने तो मेटाबॉलिज्म फास्ट कर दिया, उसमें कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। कॉफी कंटेन्स नो न्यूट्रिशियस वैल्यू। सुबह उठो कॉफी पियो, नो एसिडिटी बढ़ेगी। सुबह उठते बेस चीज लेनी है। बेसिक चीज कौन सी है? गर्मियों के अंदर जमीन क्या पैदा कर रही है? घिया पैदा कर रही है, घिए का जूस पीना है। राजस्थान के अंदर जहाँ मरुस्थल है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा पैदा होती है? एलोवेरा, ग्वारपाठा। ग्वारपाठा आप लेते हैं, आपके एसिडिटी नहीं हो सकती। सर साथ में लेके मैंने शुरू किया था सर पेट, आपको देख देख के ना, अब इधर उधर मूव करते हैं ना सर, बोतल घर भूल जाते हैं, फिर आदत छूट जाती है, फिर शुरू करते हैं, फिर आदत छूट जाती है। दूसरी बोतल तो मिलती है, ये वाली बोतल बाकी सब जगह नहीं मिलती। हैंग कर करके तो हैंग होता है सर, रात को हैंग हो जाता है। रात को भी नहीं होता सर, कहीं हैंग नहीं होता। नहीं होता। कमाल, कब पढ़ेंगे बच्चे? अब इससे अब समझ लेते हैं कि 5th हाउस इज गुड फॉर हेल्थ और 11 गुड हेल्थ, क्योंकि दिस इज डाइजेस्टिफायर। 11th इज ऑल्सो गुड हेल्थ। 11th गुड हेल्थ क्यों है मैं आपको समझाया। 11th हाउस जो हो गया वो हमारा ये हो, ये लेग्स हो गई। लेग में भी जो ये बोन है, ये 11th है, ये 10th वाली, ये 11th है। इसके अंदर जो होती है बोन मैरो। बोन मैरो जो है ये शुक्राणु पैदा करती है। ज्योतिष में 11th हाउस और क्या है? गेन। एक तो बोन मैरो है और एक गेन। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बोन मैरो है, और वैसे जो हम उसको 11 को गेन लेते हैं, ठीक है ना। अब वो 11 गुड हेल्थ जो है ये आपको इससे समझ में आ जाएगा कि अगर हम प्रॉपर फूड लेते हैं तो रस का निर्माण होता है, उससे ब्लड का निर्माण होता है, फिर मसल बनती है, फिर फैट मसल। अगर आपकी खाना आपने ज़्यादा खाया और अभी न्यूट्रिशन और भी है बॉडी के अंदर, तो वो फैट में भी तब्दील हो जाता है कि कल को कम खाओगे तो वो उसको कंज्यूम करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा बनती है तो हमें हड्डी बनती है, बोन, उसके बाद बोन मैरो, बोन मैरो से शुक्राणु। सर जब लड़का या लड़की 16 साल की हो जाती है तब ये पूरी चेन कंप्लीट हो जाती है। सर एक क्वेश्चन है, पता नहीं इससे कनेक्टेड है नहीं है, बट सर कई बार क्या होता है कि हम जैसे कुछ लोग रस मतलब खाना खाते हैं, सब ठीक है, ब्लड पूरा हो रहा है, मतलब ब्लड पूरा हो रहा है, बट मसल्स नहीं आ रही, फैट नहीं आ रहा, मतलब मसल और फैट सर फैट नहीं बन पा रहा, मतलब फिजिक बॉडी फैट बनता वो है। तो वो डिफरेंट बात है। वो मेटाबॉलिक रेट होता है, सबका अलग अलग होता है। 3 टाइप की बॉडी होती है नॉर्मली। कई बार सर हम देखते हैं कि बहुत सारी उसकी फैट सब कुछ है, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है। कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है आजकल के केस में ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो है एसी में रहते हैं। अगर आप धूप में रहते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती। दूध पीने से कैल्शियम कभी पूरा नहीं होता। धूप पे खड़े होने से कैल्शियम पूरा होता है। कोई कैल्शियम की पिल्स खाने की जरूरत नहीं। हाथी कभी दूध नहीं पीता वैसे। उसकी हड्डियां देख,
ना वो नॉनवेज खाता है, ना उसने कैलकेरिया फॉस खाता है। बच्चे को खिलाते हैं कैलकेरिया फॉस नहीं खाता। कैलकेरिया फॉस जब से खिलाना शुरू किए हैं, बच्चों को ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया। बच्चों को छोटे उम्र में आजकल आर्थराइटिस हुआ, क्योंकि धूप में नहीं खेलते बच्चे। जब शरीर को बनाया गया था, भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, तो कमरे थे ही नहीं, एसी था नहीं। तो ये था कि सवेरे लोग उठेंगे, खुले में शौच करने जाएंगे, नदी में नहाएंगे, उसके बाद बाहर घूमेंगे, और बहुत गर्मी होगी तो वो छाया में बैठ जाएंगे। वो विटामिन D3 मिलता है धूप से, जो कैल्शियम को कंज्यूम करता है। ये पता चला है अब अमेरिका में। अमेरिका को पता ही तब चलता है जब वो कलेश पैदा कर लेते हैं। एसी बना लेते हैं, फिर बोलते गलती होगी। वनस्पति घी बना लेते हैं, बोलते गलती होगी कि भाई ये तो इसमें तो गड़बड़ है, इसमें फ्री रेडिकल मिलते हैं, और इससे क्या होता है, कैंसर होता है। इसलिए वनस्पति घी को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, ये तो कैंसर पैदा कर रहा है। और 1950, 60, 70 में जब हिंदुस्तान में बेचते हैं डालडे को, तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि डालडे के घी के डब्बे के ऊपर कितनी पत्तियां हैं। इस तरह से उसको प्रमोट करते हैं, कमर्शियलाइजेशन, एंड दैट गिव्स अ फाउल स्मेल। दैट वनस्पति गिव्स अ वेरी बैड स्मेल। सिर्फ स्मेल ही ले लो आप, संतरे की स्मेल लो, बुरी नहीं लगेगी, कभी बुरी नहीं लगेगी। अभी सर ऑलिव ऑयल आया, मसल, वो कहता है मांस की स्मेल कैसी लगती है, मांस, फाउल स्मेल, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। गाय का घी, बड़ा स्मेल। सर अभी जैतून आया, अरोमा, चेक है, आपका बॉडी बता रही है, आपके कान स्मेल, फूड जो टेस्ट है, ये सब बता रहा है कि ये चीज हमारे खाने लायक, हमें अच्छी लग रही है। संतरा हमें स्वाद लगा, टमाटर में स्वाद लगा, आलू में स्वाद लगा, केला में स्वाद लगा। जैतून का कैसे, जैतून अभी जैतून काफी प्रमोट हो रहा है। नहीं ठीक है सर, जैतून हिंदुस्तान में अभी राजस्थान में 110 हेक्टेयर में शुरू हुआ, 2002 में उन्होंने लगाया। तो पहला फूल आने में या पहला फ्रूट आने में 7 इयर्स लगते हैं। तो भी इजराइल के साथ उन्होंने किया शुरू। दैट इज गुड, जैतून इज गुड रियली, बट वो सारा इम्पोर्ट होता है। वो इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं मार्केट हमारे यहाँ पर, क्योंकि वो यूरोपियन तेल यहाँ बेचना चाहते हैं। हमारे लिए गाय का घी, हमारे यहाँ गर्मी में जो ठंडी तासीर का जो घी है, दैट इज गाय का घी, एंड दैट इज एंटी कैंसरस ऑल्सो। सर्दियों में हमारे लिए तिल का तेल, तेल शब्द बना ही तिल से। तिल का तेल सिर्फ सर्दियों में, नहीं तो उसकी गर्म तासीर है। केरल में लेना है तो नारियल का तेल, वहां का जमीन का। नारियल का तेल भी दिल्ली के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नारियल हमारे यहाँ पैदा नहीं होता। हमारे लिए तो यहीं का जो पैदा होगा, हमारे लिए तो गाय का घी है भाई। गाय का घी में जो भी सैचुरेटेड फैट है बहुत कम होता है, और डाइजेस्टिव प्रॉपर होता है। जो रूम टेम्परेचर में घी जमे हुए होते हैं वो नहीं खाने होते। वनस्पति घी जमा होता है, गाय का घी नहीं जमता है, भैंस का घी जमता है। भैंस का घी पहलवान के लिए ठीक है, हम लोगों के लिए उतना नहीं है कि हम उतनी मेहनत नहीं हो, तो हमारी जो जठराग्नि इतनी अच्छी नहीं है, और वो वाइट होता है, उसमें बीटा कैरोटीन है। गाय माता है, भैंस मासी है। मासी है, माँ नहीं है। माँ जैसी, माँ नहीं। तो हमारे लिए अलग है यार तेल। माँ मर जाए तब जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं। ऐसे तो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं उसको, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो उत्तम है वो गाय का घी है। बकरी का भी दूध चलेगा हमारे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह राजस्थान के लिए डिफरेंट है। मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा इस बात को, क्योंकि आयुर्वेद का लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए सेब खाने की जरूरत है राजस्थान वाले में, उसको कोई जरूरत नहीं है। वो ग्वार पाठे में काम चल जाएगा, उसकी ज़मीन उसके लिए बना रही है, ठीक है। तो उसकी ज़मीन के हिसाब से ले, वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, पैदा यहाँ भी होगा। उसके लिए जो जैतून के लिए पैदा होने के लिए चिल्ड विंड जरूर चलनी चाहिए फॉर फ्यू डेज, ठंडी। जो शिमला में चलते हैं, शिमला में उग जाएगा जैतून,
इधर भी हो जाएगा राजस्थान में भी, क्योंकि यहाँ चिल्ड ठंडी, लेकिन जैतून ये मद्रास में नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें वो ठंडी जो होती है ना, जो हड्डी पे मार करने वाली जो शीतलहर वो नहीं पैदा होती मद्रास में, तो राजस्थान में पैदा हो जाएगी, पंजाब में पैदा हो जाएगा जैतून, शिमला वगैरह इधर भी पैदा हो जाएगा, वो नीचे नहीं पैदा होगा, क्या वो बैलेंस शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी हम ये बात कर रहे थे कि ये फूड से लेकर ये जो रास्ता है ये तकरीबन 16 साल का है, यहाँ तक ये पूरा जनरेशन प्रोसेस है, और 45 के बाद ये डी जनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले शुक्राणु खत्म होता है लेडीज में, मेंसेस खत्म होते हैं, फिर उसके बाद उनकी बोन मैरो कमजोर होने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी चलने लग जाती है, उसके बाद झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, उसके बाद जो मांस है लटकने लग जाता है, मसल लटकने लग जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो फिर ये डी जनरेशन। तो जो 11th हाउस हो गया ये बोन मैरो का, दिस इज कंप्लीट्स द जनरेशन प्रोसेस, तो दिस इज गुड फॉर हेल्थ। 9th हाउस जो होता है ये भी बोन मैरो होती है, इसमें भी ये भी गुड हेल्थ। फर्स्ट हाउस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, फर्स्ट हाउस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये मटर के दाने जितना होता है, ये हमारे पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम कैसा रहेगा उसको रेगुलेट करता है। अगर हम हैप्पी होते हैं तो हमें बहुत अच्छे डाइजेस्टिफायर रहती है, हमारे को खाना अच्छा पचता है। जब हमारा मूड खराब होता है, फिर हमें भूख या तो बिल्कुल नहीं लगती या बहुत ज़्यादा लगती है, या हम ओवर खा जाते हैं या हम बिल्कुल नहीं खा पाते हैं, और इससे हमारी फिर हेल्थ खराब होने लगती है। तो फर्स्ट हाउस अगर 5, 9, 11 के साथ लगता है, मैंने क्या बताया था कि गुड नेचर क्या है, 2, 5, 9, 11 ये बता, 2 तो फैमिली था लेकिन 5, 9 हैप्पीनेस की, अगर हमारे को एटर्नल हैप्पीनेस की, स्पिरिचुअलिज्म जो मैंने बताई थी वो वाली नहीं, जो असली वाली वो वाली स्पिरिचुअलिज्म अगर मन के अंदर है, सब में प्रेम हमारे को फील होता है, मुझे आप में भी होता है, आप में भी होता है, आप में भी मिलकर मैं खुश होता हूँ, तो मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट हाउस। इस तरह से जो 6th हाउस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल डिजीज पैदा करती है, बड़ा डिजीज पैदा नहीं करती। जो 8th हाउस है ये क्रॉनिक डिजीज, सर्जरी। 12th हाउस है ये हॉस्पिटलाइजेशन। ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया पूरा, डिफरेंट हाउस क्या कहते हैं। 5वां हाउस गुड हेल्थ क्यों है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि। जठराग्नि स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब हम प्रॉपरली फूड खाते हैं, फूड के अंदर गैप रखते हैं, चरते नहीं रहते, 5, 4 घंटे 6 घंटे का गैप रखते हैं, सुबह नाश्ता दिया फिर थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जो खाना है प्रॉपरली वही खाना है। खाने के साथ चिल्ड पेप्सी नहीं पीते हैं, जब भूख लगती है तभी खाते हैं, भूख नहीं लगती है तो छोड़ देते हैं, जो चीज की इच्छा करती है वो खाते हैं। गर्मियों में जिस चीज की इच्छा करती है वही खाना है। ठंडा पानी की इच्छा कभी नहीं करती, शीतल जल की करती है। चिल्ड पानी कभी नहीं पी पाते आप, पूरा गिलास नहीं पिया जाता, प्यास बुझती नहीं है। शीतल जल, घड़े के पानी में जो तासीर आती है एक्चुअल में नहीं आती है। तो जो इच्छा करे वो खाना, गैप लेके खाना, एक्सरसाइज करना, खाने के साथ पानी ना पीना,
सबसे ज़्यादा जरूरी है खाने से पहले ना पीना, खाने के बाद ना पीना, क्योंकि वो डाइजेस्टिव फायर को ठंडा कर देगा, खत्म कर देगा, अग्नि को बुझा देगा। अगर इतनी सी बातें हम कर लेते हैं तो हमें बीमारी होने की संभावना नहीं होती। जो बीमारी हम अपनी गलतियों से पैदा करते हैं, आबोहवा की बात अलग है, जो हम लेगेसी हेरिडिटी में लेके आ रहे हैं वो अलग है। ठीक है, धूप में भी घूमते हैं बाहर, सुबह क्यों घूमते हैं कि सुबह की जो सनलाइट में D3 है, दोपहर के 12 बजे के भी नहीं है। जो सुबह सूरज उग रहा है, सुबह वाला, शाम वाला नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, नेचर कमाल, नेचर कमाल की चीजें वो सुबह की धूप में पैदा करती है D3, शाम की धूप में नहीं करती। एंगल वही है। ठीक है, तो 5, 9, 11 are good for health, 6, 8, 12 are bad for health, 6 small disease, 8 big disease, 12 big disease, 1 जिसके साथ लेगा, इसके साथ लेगा तो अच्छा हो जाएगा, इनके साथ लेगा तो बुरा हो जाएगा, अकेला तो अच्छा नहीं। तो ये लास्ट वाला रिपीट करना, मिल गया तो बुरा, अकेला तो अच्छा। वो भी बता दें। वन जो है सर, अच्छे हाउसेस के साथ है तो अच्छे रिजल्ट है, बुरे के साथ है बुरे रिजल्ट है। वन जो है जब 6, 8 के साथ है, 2, 6, 8 के साथ है डिप्रेशन, तो आप या तो बहुत खाओगे या बिल्कुल नहीं खाओगे। और वन अगर अकेला है तो ठीक, बुरे हाउसेस के साथ है तो बुरा। ठीक है, अब आगे हम इन हाउसेस को कॉम्बिनेशन बनाना है। वन 6 के साथ 1 होगी बॉडी, 1 होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ये 6, 8 और 12 के साथ अकेला अकेला तो इम्यूनाइजेशन सिस्टम कैन हैंडल द डिजीज। ये ऐसी डिजीज होगी जो हमारे शरीर खुद ही निपट लेगा, आपको दवाई खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुकाम दवाई खाएं तो 7 दिन में ठीक है, नहीं खाएं तो हफ्ते में ठीक हो जाता है। इस तरह से वायरल फीवर भी है, दवाई खाओगे तो 5 दिन में ठीक, नहीं होगा तो 5 डेज में ठीक, उसकी साइकिल। तो दवाई सिर्फ यही इसलिए खाते हैं कि उसमें विटामिन खिलाते रहते हैं, B, C, D, तो आदमी थोड़ा सा लगता है मैं ठीक सा हूँ, और दूसरा वो काम करने लग जाता है, उसका बुखार उतार देते हैं वो। लेकिन ये बुरी चीज़ है, गलत है। उसका टेम्परेचर राइज ही रहना चाहिए। बॉडी ने टेम्परेचर राइज इसलिए कर लिया है कि बैक्टीरिया में अटैक करती है, और बैक्टीरिया के लिए जो रूप जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा बढ़िया टेम्परेचर है उनको पनपने के लिए। तो बॉडी अपना टेम्परेचर इसलिए बढ़ा लेती है ताकि वो मर सके, वो कंफर्टेबल नहीं हो, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। बुखार का ये कारण है, मतलब बुखार एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। चिकन पॉक्स की भी दवाई है, कभी पहले होती है चिकन पॉक्स की कोई दवाई है, माता की पूजा कर लेते बात खत्म, प्रसाद मान लेते चिकन पॉक्स अपने आप ठीक हो जाता है। बॉडी आजकल सर बोलते हैं रीजंस भी ऐसे, अगर 1 हफ्ता तक, अगर 10 दिन तक अगर इसका नहीं किया तो टीबी बनने का इन्फेक्शन, मतलब टीबी। सर ये कोई बात नहीं, डॉक्टर्स के सर ये डॉक्टर पता अलग है, हमें पता नहीं है। ये पहले कहते थे वनस्पति की खाओ, अब कहते हैं गाय का नहीं खाओ। अब हमारी गाय एक्सपोर्ट होती है इंडियन गाय, जर्सी वाली गाय अब कोई नहीं लेता। अब वो जर्सी वाली गाय वाले लोग अब गाय हमारी इंडियन गाय को वोट करते हैं। साहिवाल, नहीं सर, साहिवाल, साहिवाल, अच्छा जगह। अच्छा, पहले कहते वनस्पति की, अच्छा आप कहते हैं वनस्पति की कैंसर का। पहले कहते थे प्रोटीन रिच डाइट खाना अच्छा है, अब कहते हैं प्रोटीन रिच डाइट ठीक है।
मार्गरेट थैचर ने तो भेड़ के जो मांस है गायों को खिला दिया, उससे उन्होंने जो बीफ गाय का जो मांस यूरोपियंस को है वो यूरोपियन पागल हो गए, फिर वो बंद करना पड़ा उनको। मैड हाउस मैड काउ डिजीज। तो ये तो इनके पास कोई साइंस नहीं है, ये बस टाइम खोटी कर रहे हैं। ये पता कर रहे हैं वो चीजें जो हमारे आयुर्वेद आज से 5-7 हजार साल पहले जानता था कि गाय का घी इज द बेस्ट, तिल का तेल इज द बेस्ट, पहले जानते। जैतून का तेल मालिश करने के लिए बेस्ट, पहले ही बता। इनकी मार्केटिंग अच्छी। सर मार्केटिंग वो तो है ही, सर मार्केटिंग अच्छी है। अगर सर 5 रुपए की चीज अगर आप 5000 रुपए की चीज रुपए में बेचते हो तो मार्केटिंग अच्छी हो ही जाएगी। तेंदुलकर बोलेगा पूछते हो सीक्रेट हमारे, और 2.5 किलो का बल्ला नहीं उठता उससे, भारत रत्न दे दिए। अजीब सी बात चल रहा था। झूठ बेचते तो झूठ बेचते वो हीरो, तो सच बेचते वो मिट्टी खा रहे हैं। अब ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम क्या कर सकते हैं। मार्केटिंग नहीं है ना, हाँ वो मार्केटिंग नहीं है। सच बोल तो मार्केटिंग नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा तो बिकता है। ये कंप्लीट हो गया सर। अब आपको डिफरेंट हाउसेस का डिफरेंट कॉम्बिनेशन का डिफरेंट क्या मतलब है। एक 6 1 8 1 12 मैंने बता दिया। अब 1 6 8 का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब है कि डिजीज क्रॉनिक है और इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है डिजीज को ठीक करने के लिए। इसके बाद अब 1 6 12 ये भी क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें सर्जरी होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे डायबिटीज में सर्जरी थोड़ा करनी होती है, डिजीज ही ऐसी है ना। इसके बाद 1 6 8 12 या 1 8 12 है, ये ऐसी डिजीज है जिसमें सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन सर्जरी से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ रिलीफ देने के लिए है, कुछ समय तक गाड़ी चल जाएगी, उसके बाद फिर सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। ये भी ऐसी डिजीज है जो शरीर के साथ ही जाएगी, ये भी शरीर के साथ ही जाएगी। 1 4 10 हो जाएगा तो मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होगी। 4 और 10 जो है वो 5 11 के 12th है। 4 और 10 जो है या 12th और 5 11 गुड हेल्थ के हैं। तो इस अगर ये हाउस होते हैं तो जो दवाई काम नहीं करती। और इसमें फर्दर है कि हम ये कोशिश करते हैं कि आदमी को बताएं कि अब आप बिल्कुल नेचुरोपैथी पे चले जाओ, आयुर्वेद में बिलीव रखो, वहाँ फिर भी आपको बेनिफिट होगा। केमिकल जो दवाई है वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। होम्योपैथी भी काम करेगी। 1 4 10
Jupiter is natural significator for good health, Saturn is natural significator of bad health, 1, 5, 9, 11 जो है ये combination is for good health. अगर 1, 4, 10 मेजॉरिटी प्लैनेट्स में हो जाता है तो फिर इम्यूनाइजेशन सिस्टम बॉडी का जो है वो बहुत ही पिट जाता है और फिर वो डेडलीस्ट डिजीज में जाके कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैंसर. दिस जस्ट एन एग्जांपल, बट मेजॉरिटी केस में कैंसर ही होता है. ठीक है, लेकिन ये भी जो है 1, 6, 8, 12 ये जो है ये भी कैंसर कराते हैं. मेडिकल किस पे कैंसर इन दोनों में 1, 6, 8 इन दोनों में, एक तो इन दोनों में होगा, एक 1, 4, 10 बोल जाएगा. मैं 9 में 7 प्लान लूँगा. मैं आप सबको आपको इनकी वन नहीं है तो डिजीज का कोई टेंशन की बात नहीं है. फिर जो है वो लिटिगेशन पे चला जाएगा, ठीक है. तो उसका मतलब बदलता है. अब ये तो बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर हाउसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, आदमी हमारे पास आया कि कब ठीक होगा, तो हम देख लेंगे कि जब उसके पॉजिटिव 5, 9, 11 का पीरियड आ रहा है तो हम बोलेंगे अब आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, तो इस पीरियड से इंप्रूव हो जाएगी. सर जब 6-8 बार आएंगे इस पीरियड से आपकी बिगड़ने लगेगी. हाँ सर. तो वो क्या लिखा है सर्जरी रिक्वायर्ड के आगे? फॉर रिलीफ ओनली. अब जो बात हमारी रह गई है, वो जो मेन चीज इसमें रहती है वो ये नहीं रहती कि बीमारी कब ठीक होगी तो कब कर होगी. वो ये रहती है कि बीमारी जो है वो होगी कौन सी. ठीक है सर, एक बार इसको बंद कर दें.